स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर हमने बात की। ब्लैक बॉडी क्या होती है, उसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद 1900 में जब प्लांक एक साइंटिस्ट था जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बहुत ज्यादा काम किया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर 1900 में उसने एस्यूम कर लिया, उसने सपोज कर लिया कि जो एनर्जी है जो इमिट हो रही है ब्लैक बॉडीज से, उसको हम जो है कुछ क्वांटम, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज में ले सकते हैं। यानी जो एनर्जी है एक्चुअली वो एक कंटिन्यूअस चीज नहीं है, कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि उसको हम जो है वो ले सकते हैं डिस्क्रीट नेचर में। यानी आप यूं कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप जा रहे हैं कहीं पर। सपोज आप स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप स्टेप्स लेते हैं, आप एक कदम लेते हैं, सपोज आप यहां पर पहुंच जाते हैं, दूसरा कदम लेते हैं, यहां पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए ये क्या है एक्चुअली, जो स्टेप्स आप ले रहे हैं, जो कदम आप ले रहे हैं जब आप पहुंचते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो ये एक्चुअली आप जो है डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर की वो आपने किस तरह कवर की, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज से। यानी हर एक स्टेप को अगर आप देखें, यहां से यहां तक एक स्टेप, ये एक डिस्क्रीट वैल्यू हो गई, फिर यहां से लेकर यहां तक दूसरा स्टेप डिस्क्रीट वैल्यू। ये बिल्कुल उसी तरह एनर्जी की तरह हम नहीं ले सकते, जस्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रीट वैल्यूज हम किस तरह देख सकते हैं। तो ये एक तीसरा स्टेप एटसेट्रा। या आप यूं ले सकते हैं कि आप लैडर यूज करते हैं कि लैडर यूज करते हैं यूं, जब आप किसी कमरे पे छत पे जाते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, या किसी वॉल के ऊपर से देखिए आप लैडर यूज करते हैं यूं। फर्स्ट आप जो है यहाँ से इस स्टेप से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पाँव रखते हैं आप, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो देखिए आप जो है स्पेसिफिक जो अलाउड जगह है वो आप यूज कर रहे हैं, इन बिटवीन जो ये वाले गैप से वो आप यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो एनर्जी है, जो एटम्स की एनर्जी है या जो ब्लैक बॉडीज से निकलती है, वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। यानी उसकी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एनर्जी की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, हर एक वैल्यू उसकी नहीं हो सकती, उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होगी। सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक ब्लैक बॉडी आप कंसिडर कर ले। ब्लैक बॉडी को हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि एक ऐसी बॉडी होती है, अगर आप आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करें, तो एक ऐसी बॉडी होती है कि जिस पर आप कोई भी वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से कोई भी वेव आप इसके ऊपर जो है वो फॉल करते हैं, सारे के सारे उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेव आ रहा है इसके ऊपर, एक वेव आ रहा है। सो इसको अगर हम यूं कहें कि यहां से एक वेव आ रहा है, इसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, एक वेव यहां पर आ रहा है, उसका स्पेसिफिक वेवलेंथ है, एक वेव यहां पर आ रहा है, उसका स्पेसिफिक वेवलेंथ है। तो देखिए मुख्तलिफ टाइप्स के वेव्स आ रहे हैं, जिन हर एक का जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो इन सारों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ये जितने भी वेवलेंथ इसके ऊपर पड़ते हैं वो इससे रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो वापस नहीं आते, बल्कि इसके अंदर जज्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उनको जो है वो ले लेते हैं, उन एनर्जीज को। इनको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। इसी तरह जब आप इससे इमिट करते हैं रेडिएशन, जब आप उसको हीट अप करते हैं सपोज, या उसको आप थर्मल इक्विलिब्रियम में ले आते हैं, सो जो यहाँ पर अब रेडिएशन जो इससे इमिट होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होगी, उसमें भी सारे के सारे जो वेवलेंथ्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। यानी आप यूं नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो इससे इमिट होगा, बाकी इमिट नहीं हो सकते, बल्कि इससे सारे के सारे वेवलेंथ जो है वो इमिट होते हैं। यानी इसमें जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इसीलिए इसको फिर हम क्या कहते हैं, फुल रेडिएशन। जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं फुल रेडिएशन। यानी इसमें सारे के सारे वेव्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फुल रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन होती है, जिस तरह की फर्स्ट हमने बात की कि फिर प्लांक ने एस्यूम कर लिया कि अगर आप इस एनर्जी की बात करेंगे जो ब्लैक बॉडी से इमिट हो रही है, सो ये कुछ खास क्वांटम फॉर्म में होगी, यानी बंडल्स फॉर्म में होगी, बल्कि कंटिन्यूअस नहीं होगी, डिस्क्रीट फॉर्म में होगी। जिस तरह कि आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास देखे एक फुटबॉल कंसिडर कर ले, ये एक फुटबॉल है सपोज, एक दूसरा फुटबॉल है,
एक दूसरा फुटबॉल, इसी तरह एक तीसरा फुटबॉल सपोज। सो आप फुटबॉल्स को देखिए गिन सकते हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग जो है वो, ये एक फुटबॉल, ये एक फुटबॉल नंबर में, ये दूसरा, ये तीसरा, आप इनको अलग अलग जो है वो ले सकते हैं। ये कंटिन्यूअस नहीं है, आपको ये एक चीज नजर नहीं आ रहा, ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल इसी तरह जो एनर्जी होती है वो एक स्पेसिफिक क्वांटम वैल्यूज में पाई जाती है, वो कंटिन्यूअस वैल्यूज उनकी नहीं होती। यानी अगर हम यूं कहें कि एक फोटॉन है फॉर एग्जांपल, उसने हर एक जो क्वांटम है, फिर उसको हम नाम देते हैं फोटॉन का। फोटॉन का जो स्मॉलेस्ट उसकी जो बंडल है, उसको हम फोटॉन का नाम देते हैं। एक्चुअली फोटॉन जो है वो लाइट से आया हुआ है, लेकिन उसको हम सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब के लिए यूज कर सकते हैं फोटॉन। यानी एक्चुअली एक बंडल ऑफ एनर्जी है। जिस तरह के आपके पास पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर ले, सपोज ये एक मैटर है, मटेरियल पार्टिकल है, बिल्कुल इसी तरह हम कंसीडर कर सकते हैं एक बंडल ऑफ एनर्जी। वो मटेरियल नहीं होगा बल्कि वो एनर्जी का बंडल होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सपोज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका एक फॉर एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये वाला, और एक दूसरा मैं शो कर रहा हूँ इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यू में शो कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखिए हम यू इसको ड्रा कर सकते हैं। सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होते हैं फोटॉन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होते हैं, क्योंकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो एक्चुअली इसमें ये दोनों फील्ड वेक्टर्स होते हैं, इसमें मटेरियल नहीं होता। और उसको हम, उस क्वांटम को हम क्या कहते हैं, उस पार्टिकल की तरह की जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोटॉन कहते हैं। सो प्लांक ने कहा कि जो एनर्जी यहाँ से इमिट हो रही है वो एक्चुअली क्वांटम फॉर्म में होती है, वो डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह पाई जाती है। यानी जिस तरह पार्टिकल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सपोज, वो बिल्कुल एनर्जी भी इसी तरह की फॉर्म में पाई जाती है, डिस्क्रीट फॉर्म में पाई जाती है। तो उनको फिर उसने नाम दिया, जो एजम्पशन था उसने नाम दिया उसको क्वांटम। हर एक जो डिस्क्रीट वैल्यू है उसकी, उसको नाम दिया गया क्वांटम का, क्वांटम। और जो स्मॉलेस्ट क्वांटम है उसने ये कहा कि वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। यानी अगर आप सपोज कहें गेमा रेज कंसिडर कर ले, इसी तरह आप एक्स रेज कंसिडर कर ले, इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आप लाइट जो विजिबल रीजन में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिडर कर लें। इसी तरह अगर आप रेडियो वेव्स कंसिडर कर लें, सपोज माइक्रोवेव्स कंसिडर कर ले। सो इन सब में जो डिफरेंस है, बेसिकली नेचर इनका एक ही है, यानी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पर है, वो इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट वेवलेंथ के बेसिस पर है। यानी हर एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, हर एक का वेवलेंथ जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, इन बेसिस पर इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो एक्चुअली फिर इसके मुताबिक हर एक क्वांटम जो है, जो हर एक डिस्क्रीट वैल्यू है, उसकी जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है इस फ्रीक्वेंसी को। एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसको हम ये एक लेटर से शो करते हैं, इसको हम न्यू कहते हैं। न्यू न्यू है, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी उस क्वांटम की। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल एक गेमा रे कंसीडर कर लें और एक आप रेडियो वेव कंसीडर कर ले, सो इन दोनों में जो क्वांटम्स होंगे, एनर्जी के जो बंडल्स होंगे स्मॉलेस्ट, उसमें से गेमा रे का जो क्वांटम होगा, जो इसका बंडल होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है सब में से, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए इसकी एनर्जी जो है, इसके एक पार्टिकल की तरह जो बंडल है उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। फिर अगर इसको, इस प्रोपोर्शन को अगर हम फॉर एग्जांपल लिखना चाहे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सो हम लिख सकते हैं कि जो एक बंडल होगा उसकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी। ये तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई, किस पर वो डिपेंड करता है, वो इक्वल किसके होगी। हम इक्वेलिटी का साइन पुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम एच, बहुत इंटरेस्टिंग कांस्टेंट है एच, और यहां पर आ जाएगा न्यू उसी तरह। सो एक क्वांटम की जो एनर्जी होगी वो होगी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये उसकी टोटल एनर्जी होगी। अब अगर आप इस पर गौर कर ले, ये तो हमारे पास एक क्वांटम की एनर्जी आ गई। एच जो है वो प्लॉन्क कांस्टेंट है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो प्लॉन्क्स कांस्टेंट है एक्चुअली वो है एच। अब प्लॉन्क्स कांस्टेंट क्या है, और फोटॉन की जो एनर्जी है क्वांटम की, किस तरह डिस्क्रीट वैल्यू में पाई नहीं जा सकती, एटम्स को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं,
ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट एच।